हेलो फ्रेंड्स, मैं परमाल सिंह राजावत उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। अपन ओबीजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अपने इससे प्रीवियस क्लास में अपन बात कर चुके थे ब्लास्टोसिस्ट के बारे में, जर्म लेयर के बारे में और यॉर्क सैक के बारे में। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है जो स्टार्ट होने वाला है वो है अपना प्लेसेंटा। काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है और काफ़ी एरिया कवर करता है एग्जाम में। ठीक है, प्लेसेंटा का इसके अंदर अपन पढ़ेंगे प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कैसे होता है, प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्लेसेंटा एट टर्म पर क्या होता है, प्लेसेंटा सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, हार्मोन्स कौन कौन से हैं जो प्लेसेंटा से सीक्रेट होते हैं, फंक्शन क्या है प्लेसेंटा का, और जो है प्लेसेंटा क्या क्या एबनॉर्मलिटी हैं, अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट टॉपिक में। ठीक है, जो आज का अपना टॉपिक है इन सब में से वो रहने वाला है अपना डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है अपना वो है अपना प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा टॉपिक है। आप इस प्लेसेंटा के बारे में 3 लाइन समझ लो। पहले तो सबसे पहले इसकी शेप की बात करें, डिस्कॉइड शेप होती है। ठीक है, ये ह्यूमोकोरियोनिक का बना होता है। ह्यूमोकोरियोनिक का जो है बना होता है। उसके बाद जो है इसको कभी कभार डेसिडुआ भी बोला जाता है। इसे डेसिडुआ भी कहा जाता है। ये 3 लाइन है बेसिकली इसके बारे में। होता क्या है, शेप डिस्कॉइड शेप होती है, होमोकोरियन का बना होता है और इसे कभी कभार इसको डेसिडुआ भी कहते हैं। ठीक है, अब जो आज का अपना टॉपिक है वो रहने वाला है डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। डेवलपमेंट की बात करें यानी प्लेसेंटा डेवलप कैसे होगा, तो प्लेसेंटा का जो डेवलपमेंट है वो अपना बेसिकली 2 जो है ओरिजिन से होता है। एक होता है अपना फीटल और एक होता है मेटरनल ओरिजिन। ठीक है, अपन बात करते हैं प्लेसेंटा का डेवलपमेंट। ठीक है, प्लेसेंटा का जो डेवलपमेंट है, इसका डेवलपमेंट जो है वो आपका एक होता है फीटल ओरिजिन एंड सेकंड होता है आपका मैटरनल ओरिजिन। ठीक है, फीटल ओरिजिन को जो अपन बोलते हैं जो आपका कहां से होता है, कोरियोनिक फ्रेंडोसोम, और मैटरनल का ओरिजिन कहां से होता है, वेजालिस से, डेसिडुआ वेजालिस से। ठीक है, फीटल ओरिजिन जो होता है प्लेसेंटा का वो कितने परसेंट होता है आपका, 80% जो है प्लेसेंटा फीटल ओरिजिन से बनती है और रिमेनिंग जो 20% है आपकी प्लेसेंटा वो आपकी मैटरनल ओरिजिन से बनती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, अब अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो 1.5, ठीक है, सॉरी 4/5 जो है, यानी जो है 4/5 जो हिस्सा है वो फीटल ओरिजिन होता है और 1/5 1/5 जो हिस्सा है वो आपका कौन बनाता है, मैटरनल ओरिजिन करता है। क्वेश्चन में यही दिए होते हैं कि 4.5 या 1/5 हिस्सा कौन बनाता है, तो ध्यान रखना बेसिकली क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ पे प्लेसेंटा के डेवलपमेंट में से कि प्लेसेंटा का कितने % हिस्सा फीटल बनाता है और कितने % हिस्सा मैटरनल बनाता है। 20% तो आपका बनाता है मैटरनल और 80% को मतलब आपका फीटल। 4/5 फीटल एंड 1/5 कौन आपका मैटरनल। ओके, ये थी इसके मतलब कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है और कितने % का कौन ओरिजिन करता है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। जो मैं डेवलपमेंट बताऊंगा, जो मैं बोलूँ उसको आप नोट कर लेना, क्योंकि इसके नोट्स वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएंगे, आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी जो है आप जो मैं बोलूँ वो आप नोट करते हैं ना साथ के साथ ही। ठीक है, अपन ने प्रीवियस क्लास में कहाँ तक डिस्कस किया था, ब्लास्टोसिस्ट हो गया था अपना। ठीक है,
ब्लास्टोसिस्ट हो चुका था अपना। उसके बाद अपन ने जर्म लेयर भी देख ली थी कि 3 जर्म लेयर होती है, ठीक है, जो आपका एक्टो, एंडो एंड मेसोडर्म बनाती है, ठीक है। अपन अब यहीं से बात करते हैं प्लेसेंटा के डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। जब हम ब्लास्टोसिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे तो ब्लास्टोसिस्ट के बारे में अपन ने देखा कि जो आउटर सेल मास ने ट्रोफोब्लास्ट बनाया और जो इनर सेल मास ने आपका एम्ब्रियो बनाती है, ठीक है। एम्ब्रियो का कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है और जो ऑर्गन्स है वो डेवलप होते हैं वो 3 जर्म लेयर से होते हैं, एक्टो, एंडो और मीजो, ठीक है। इनसे अपन ये भी पढ़ चुके हैं कि एक्टो से क्या बनता है, एंडो से क्या बनता है और मीजो से क्या बनता है, ठीक है। अपन अब बात करते हैं कि इसका अपन एक डायग्राम देखें ऐसे। ये आपकी एक्टो, ये मीजो एंड ये एंडोडर्म, ठीक है। अपन ने क्या कहा था कि एंडोडर्म से यॉर्क सैक का निर्माण होता है, अपन ये बात कर चुके हैं, यानी कि यहाँ से यॉर्क सैक डेवलप होता है, ठीक है। ये इसके आउटर साइड में क्या है, ट्रोफोब्लास्ट, क्लियर बात, ओके। अब यहीं से जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट अपने अंदर एक मोटी जर्म लेयर को जन्म देती है इस प्रकार से। ये ट्रोफोब्लास्ट जो है अपने अंदर एक थिक एंड मोटी जर्म लेयर को ये डेवलप करती है, जिसको अपन ने नाम दिया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। ये कैविटी बनाती है थिक और ये एक जर्म लेयर को, ये एक लेयर को जन्म देती है, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसको अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल, ठीक है। ये फ्लूइड भरा होता है इसके अंदर। अब मैं इसी डायग्राम को एक बार यहाँ अपन यहाँ तक इसको अपन उठा देते हैं ऊपर से, क्योंकि इसका अपने यहाँ रोल नहीं रहेगा। अब रोल अपना किसका रहेगा, ये नीचे वाली लेयर का, ठीक है। नहीं तो फिर आप बाद में कंफ्यूज आओगे सर ये ऊपर की 3 लेयर कहाँ गई, ठीक है ना। अपन अभी बात कर रहे हैं इसके बारे में। अपन ये डायग्राम को यहाँ लिखते हैं। जैसे ही मान लो कि ये आपकी जो है एंडोडर्म है और एंडोडर्म से आपका यॉर्क सैक बना और इसके आउटर क्या है, आपकी ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ये मोटी जो थिक जर्म लेयर जो बनी थी, जो ट्रोफोब्लास्ट ने दी थी, इसमें धीरे 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 इसमें फ्लूइड भर जाता है, क्या फ्लूइड, और ये 2 लेयर में डिवाइड हो जाती है। जो यॉर्क सैक के पास में होती है उसको तो अपन बोलते हैं विसरल लेयर, और जो ट्रोफोब्लास्ट, जो मैंने बताया था कि जो ट्रोफोब्लास्ट हैं जो एंडोमेट्रियम के पास में होती है, जो रेसिडुआ के पास होती है, ठीक है, उन ट्रोफोब्लास्ट के जो पास लेयर होती है, ये वाली लेयर, इसको अपन ने नाम दिया पैराइटल लेयर, यानी कि जो बाहर की लेयर है, ठीक है। अब बात सुनो, जैसे जैसे इसमें फ्लूइड बढ़ता जाता है और जो ये एंडोमेट्रियम की जो ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होती है ये वाली लेयर जी, अब धीरे धीरे ये जो विसरल और पैराइटल लेयर इनमें स्ट्रेचिंग होती है और ये अंदर की तरफ धंसती चली जाती है, कौन सी, विसरल लेयर, और ये बाहर की तरफ धंसती चली जाती है स्ट्रेचिंग के कारण। ये अंदर जाकर के विसरल, ये क्या आपकी यॉर्क सैक है, ठीक है, ये जाकर के इससे अटैच हो जाती है, यॉर्क सैक से विसरल प्लस यॉर्क सैक, ये दोनों अटैच होकर के आपका निर्माण करते हैं एमनियोन का। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है बाहर की और पैराइटल लेयर किसकी, इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की जो पैराइटल लेयर है, जो आगे जाकर के पैराइटल लेयर
प्लस ट्रोफोब्लास्ट से जाकर के अटैच हुआ, यह बनाती है क्या, कोरियन। देखो अपन ने पहले क्या देखा, एंडोडर्म से क्या बनता है, यॉर्क सैक। ये अपन डीपली डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि यॉर्क सैक कैसे बना, ठीक है। यॉर्क सैक बन गया और इसी जस्ट जो है ट्रोफोब्लास्ट के पास में जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट जो है जिसको अपन ने बोला था आउटर सेल मास ब्लास्टोसिस्ट का, ये अपने अंदर एक मोटी थिक लेयर को जन्म देती है और एक कैविटी बनाती है। इस कैविटी को नाम दिया अपने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी, और इस लेयर को जो बनाया था इसको अपन ने नाम दिया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म नाम क्यों देते हैं, इसलिए नाम दिया क्योंकि ये जो जर्म लेयर थी मेसोडर्म उससे पहले बनती है, लेकिन साथ में ये कभी भी फीटस के अंग का निर्माण नहीं करती, कोई भी बॉडी की स्ट्रक्चर फीटस की ये नहीं बनाती है, इसलिए इसको नाम दिया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ओके, उसके बाद जैसे जैसे जो है डेवलपमेंट हुआ इसके अंदर फ्लूइड बढ़ता गया जिसको अपन ने क्या नाम दिया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल, ठीक है। ये बढ़ता गया तो जैसे जैसे बढ़ता गया उसमें खिंचाव होने की वजह से जो इसकी विसरल लेयर थी जो किसके पास थी, यॉर्क सैक के पास थी, वो जाकर के यॉर्क सैक से अटैच हो गई, और पैराइटल लेयर जो किसके पास थी, ट्रोफोब्लास्ट के पास थी, वो जाके कहाँ अटैच होगी, ट्रोफोब्लास्ट से। जो विसरल लेयर मिली यॉर्क सैक से उसने क्या बनाया आगे जाके एमनियोन, और जो पैराइटल से अटैच हुई उसने क्या बनाया आपका इसने क्या बताया आपका कोरियन, ठीक है। आपकी दो कैविटी बन गई, अब एक कैविटी एमनियोन और एक कोरियन कैविटी। आई बात समझ में, यहां तक किसी को डाउट कोई, ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अभी ये डेवलपमेंट ही पढ़ रहे हैं अपन अभी, ठीक है ना। उसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो आगे अपन बात करते हैं धीरे धीरे कि जैसे अब इसी दौरान क्या होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट है, जो अपन ने बताए थे ट्रोफोब्लास्ट है, ये दो में डिवाइड होती है, साइटो एंड सिंसाइटो। ये तो आउटर थी और ये इनर थी, अपन पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि ड्यूरिंग ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान जो क्या होता है कि सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, इसमें खिंचाव होता है, स्ट्रेचिंग होती है, और खिंचाव होने की वजह से क्योंकि ड्यूरिंग ऑर्गन से डेवलप होते हैं, ऑर्गन बनते जाते हैं, तो यॉर्क से जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है वो साइज बढ़ती है, इंक्रीज होता है। जैसे जैसे साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है सिंसाइटोब्लास्ट स्ट्रेचिंग की इसमें खिंचाव होता है, खिंचाव के कारण ये इस प्रकार से देखो, ये आउटर क्या है आपकी सिंसाइटो और ये इनसाइड क्या है आपकी साइटो, ठीक है। मैंने क्या बोला, जैसे जैसे इसकी साइज बढ़ती है, जैसे जैसे एम्ब्रियो बढ़ता है, जैसे जैसे ब्लास्टोसिस्ट की साइज इंक्रीज होती है, तो इस स्ट्रेचिंग किसमें होती है, सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट में खिंचाव होता है, और खिंचाव होने की वजह से ये इसकी जो है वो कुछ स्पेस बना, ये जो है खिंचाव होने की वजह से ये स्पेस बना लेती है, इस प्रकार से जो स्पेस बना लेती है, इनको अपन ने नाम दिया ल्यूकेनाई। क्या, ल्यूकेनाई, इनको अपन ने नाम दिया ल्यूकेनाई। इस ल्यूकेनाई को ही आईवीसी कहते हैं, इंटरविलस स्पेस। आई बात समझ में, इन ल्यूकेनाई को ही अपन आईवीसी कहते हैं, इंटरविलस स्पेस कहा जाता है इन ल्यूकेनाई को, ठीक है। जिसमें आपका क्या होता है, मैटरनल ब्लड। समझ में आया यहां तक, यानी कि जैसे खिंचाव हुआ सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट में खिंचाव हुआ, खिंचाव होने की वजह से कुछ स्पेस बन गई, इन स्पेसों को नाम दिया अपन ने क्या, ल्यूकेनाई, ठीक है। इनको अपन ने क्या नाम दिया, ल्यूकेनाई। ल्यूकेनाई के बाद अपन आगे चलते, इन ल्यूकेनाई के बीच में देखो उसको स्पेस दिख रहे हैं आपको, ये स्पेस जो है कुछ खाली सा स्पेस,
इन स्पेसों को अपन ने नाम दिया है ट्यूबरकुलाई। क्लियर? इनको अपन ने नाम क्या दिया है? ट्यूबरकुलाई। यानी कि अगर मैं ट्यूबरकुलाई की डेफिनेशन बोलूं तो ऐसा स्पेस जो बिटवीन ल्यूकेनाई के बीच में जो स्पेस रहता है उसे अपन क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलाई। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो है आगे चल करके दो में डिवाइड हुई, किसमें? ल्यूकेनाई, आईबीसी, और जो स्पेस बचा हुआ है इनके इन साइड में, इसको अपन ने बोला ट्यूबरकुलाई। आई बात समझ में? अब जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट यानी जो ईएम है, ये ईएम जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक म्यूटरम में ये क्या करता है? ये इरेगुलर इसमें ग्रो कर जाता है, किसमें? इन ट्यूबरकुलाई में। ठीक है, ये इनमें ग्रो कर जाता है इस प्रकार से, और ये ग्रो करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको अपन ने नाम दिया प्राइमरी विलाई। ठीक है, साइटोट्रोफो, अब बताऊं आपको प्राइमरी विलाई की डेफिनेशन क्या है। साइटोट्रोफोब्लास्ट की, या मैं मान लो इरेगुलर ग्रोथ ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट इन ट्यूबरकुलाई। ठीक है, इरेगुलर ग्रोथ ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट इन ट्यूबरकुलाई। देखो ग्रो कहां कर रहे हैं, ठीक है, इनको अपन ने नाम दिया प्राइमरी विलाई, जो आपके कब बनते हैं? 13 डे में, 13वें दिन आपकी प्राइमरी विलाई बन जाती है। और ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि प्राइमरी विलाई कौन से दिन बनती है, कितने डे पे बन जाती हैं। अगर ये पूछ ले कि प्राइमरी विलाई होती क्या है, डिफाइन करो, तो डिफाइन में आपको क्या करना है कि साइटोट्रोफोब्लास्ट की इरेगुलर ग्रोथ होती है किसके अंदर? ट्यूबरकुलाई के अंदर। ठीक है, उसी को अपन ने क्या नाम दिया? प्राइमरी विलाई। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट बात कर, जो मैं बोल रहा हूं वो आप नोट करते जाना साथ के साथ ही, अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आई बात समझ में? उसके बाद अपन ये जो प्राइमरी विलाई है, ठीक है, अब जैसे अपन ने बात किया, इसमें बात करते हैं अब ल्यूकेनाई के बारे में। ठीक है, ये जो ल्यूकेनाई है, अब धीरे धीरे क्या करते हैं कि ये ल्यूकेनाई आगे इन्वेड होते हैं। जो मैंने कहा था ये आउटर है, आउट है तो मतलब ये सबसे ज्यादा पास में कौन है? एंडोमेट्रियम के सिनसाइटो। क्लियर बात? क्योंकि आउटर है, अगर आउटर मोस्ट पास, जैसे मान लो कि इस प्रकार से कोई, अब ये आउटर है, इसकी इनसाइड है, तो सबसे ज्यादा पास में किसके एंडोमेट्रियम कौन सी है? सिनसाइटो ही तो है। ठीक है, तो जो सिनसाइटो है, जो एंडोमेट्रियम के पास में है, वो क्या करते हैं? वो फर्दर आगे ग्रो कर जाते हैं, किसमें? एंडोमेट्रियम में इन्वेड हो जाते हैं, एंडोमेट्रियम में इन्वेड हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये इस प्रकार से इन्वेड हो जाते हैं, किसमें? एंडोमेट्रियम में। ठीक है, अब ये जो ल्यूकेनाई है, इनको अपन ने नाम दिया क्या? ल्यूकेनाई। ये ल्यूकेनाई जो हैं ये इन्वेड हो जाते हैं, जैसे ये मान लो ये आपकी जो है एंडोमेट्रियम है, ठीक, ये इसमें इन्वेड हो गए। इन्वेड होने के बाद ये क्या करते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में जब मैंने पढ़ाया था कि एंडोमेट्रियम की ब्लड सप्लाई में, कि एंडोमेट्रियम की 3 लेयर होती हैं, उन तीनों को 3 आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। सबसे पहले पेरीमेट्रियम को जो है आपकी यूटेन आर्टरी करती है, उसके बाद में जो मायोमेट्रियम को आपको स्ट्रेट आर्टरी करती है, उसी की ब्रांच होती है यूटेन आर्टरी की, और उसके बाद जो सबसे इनर लेयर है एंडोमेट्रियम, उसको स्पाइरल आर्टरी सप्लाई करती है। कौन सी आर्टरी? स्पाइरल आर्टरी, जो इस प्रकार से होती है। ठीक है, जैसे ही ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है एंडोमेट्रियम में इन्वेड होती हैं, इन्वेड होने के बाद ये क्या करती हैं? ये इन स्पाइरल आर्टरी को रैप्चर कर देती हैं,
क्या कर देती है, रैप्चर, और इनका ब्लड कहां आ जाता है, इन ल्यूकेनाई के अंदर, जो किसका ब्लड है, मैटरनल ब्लड। आई बात समझ में, कहां आ गया अब ये, ल्यूकेनाई के अंदर, जो किसका ब्लड है, मैटरनल ब्लड। और ल्यूकेनाई का दूसरा नाम क्या है, अपन ने क्या बोला, इंटरविलस स्पेस। यानी कि यहां तो समझ में आ गया, ठीक है। ल्यूकेनाई में क्या हुआ, उन्होंने आगे ग्रो कर गई, ल्यूकेनाई फर्दर ग्रो कर गई, वो कहां जाके इन्वेड हो गई, एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम में ग्रो करके वो उन्होंने क्या किया, वहां की स्पाइनल आर्टरी को रैप्चर किया। रैप्चर करने के बाद जो उनका ब्लड था वो कहां आ गया, इन ल्यूकेनाई के अंदर, ठीक है, ओके। अब मैं इसी डायग्राम को वापस यहां लेता हूं, आगे की तरफ, ठीक है, ये रख लेता हूं एक बार। ओके, अपन आगे बात करते हैं इसकी, जो है कि जो जैसे ही ल्यूकेनाई इन्वेड हो जाती हैं आपकी एंडोमेट्रियम में, उसके बाद उनमें ब्लड बढ़ जाता है, इसको अपन बोलते हैं मैटरनल ब्लड, ओके। अब बात करते हैं अपन तो साइटोट्रोफोब्लास्ट थी, जो ईएम था। अब देखो, अब जो ग्रो हुई थी, इरेगुलर ग्रोथ होकर के जो प्राइमरी जो है ब्लाई बनाई थी, प्राइमरी ब्लाई बनाई थी, उन्हीं के सेंटर में जो ईएम है आपका, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म क्या करता है, ये प्राइमरी ब्लाई के सेंटर में ग्रो कर जाता है इस प्रकार से, ठीक है। जैसे मान लो कि ये आपकी जो है, ये आपकी प्राइमरी ब्लाई जो है इस प्रकार से है, मान लो, ओके, ठीक है। अब ये फर्दर इसमें आकर के सिन के सेंटर पार्ट में इन्वेड हो जाता है इस प्रकार से, प्राइमरी ब्लाई के सेंटर पार्ट में मैं बात करूं, क्योंकि ये आपकी जो है प्राइमरी ब्लाई हुई थी इरेगुलर ग्रोथ साइटोट्रोफोब्लास्ट की, और इनके आगे जाकर के इनके सेंटर पार्ट में जो ईएम है वो क्या करता है, सेंटर पार्ट में ग्रो कर जाता है। इसी को जैसे ही ग्रो करता है तो इसी को अपन ने नाम दिया सेकेंडरी ब्लाई। क्या नाम दिया इसको अपन ने, जैसे ही ग्रो कर गया, ये तो आपकी प्राइमरी ब्लाई, ये आपकी सेकेंडरी ब्लाई, यानी कि ईएम का प्राइमरी ब्लाई के सेंटर पार्ट में इन्वेड होना या उसमें एंटर करना ही क्या कह रहा है आपका, सेकेंडरी ब्लाई। ये आपका पता है ल्यूकेनाई है, जिसमें जो है कौन सी आर्टरी रैप्चर हुई थी, स्पाइनल आर्टरी रैप्चर होकर क्या बनाया, इसमें ब्लड भर दिया इसमें, ओके। आई बात समझ में, ठीक है। अब जैसे ही जो है मैंने ये डायग्राम को यही बनाया वापस, केवल सेकेंडरी ब्लाई को शो किया है। आई बात समझ में। अब क्या हुआ, अपने पास सेकेंडरी ब्लाई आ गई, जो आपकी बन के कंप्लीट होती है 16 डे, 16वें दिन आपकी सेकेंडरी ब्लाई कंप्लीट हो जाती है बन करके। सेकेंडरी ब्लाई मैंने किसको बोला, यानी कि प्राइमरी ब्लाई के सेंटर में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का इन्वेड होना या एंटर होना, ये आपका क्या कहलाया, आपका सेकेंडरी ब्लाई। कब हुई, 16 डे। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आई बात समझ में। उसके बाद अपन फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूं, ओके। अपन आगे चलते हैं। प्लेसेंटा का डेवलपमेंट काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी इजी बनाया है, आपको समझ में भी आ रहा होगा किस प्रकार से प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं इसमें, तो आगे चलते हैं तो यही जो है आपका इस प्रकार से जो है बढ़ जाता है। ये आपका ईएम, इसमें आपकी प्राइमरी ब्लाई, ये सेकेंडरी ब्लाई, ठीक है, ओके। और ये आपका ल्यूकेनाई, ठीक है। अब अपनी सेकेंडरी ब्लाई कंप्लीट हो चुकी। अपन अब बात करते हैं टर्शियरी ब्लाई की। अब यहां पर जो ईएम पार्ट इनके सेंटर में डेवलप या इन्वेड हुआ था उसको अपन ने क्या बोला, सेकेंडरी।
लेकिन इस पार्ट में, ईएम के पार्ट में ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होना प्लस फीटल कैपिलरी या फीटल ब्लड वेसल्स का बढ़ना, या मैं यूं कहूं कि ब्लड वेसल्स ऑफ फीटस का कंप्लीटली जैसे फॉर्मेशन होता है उस किस पार्ट में, सेकेंडरी बिलाई के अंदर जो बनी स्ट्रक्चर है उसके अंदर इनका क्या होता है, फीटल कैपिलरी का डेवलपमेंट होता है, फॉर्मेशन होता है, उसी को अपन ने नाम क्या दिया, टर्सरी विलाई। ये टर्सरी विलाई आपकी कब कंप्लीट हुई थी, 21 डेज पे। आई बात समझ में? यानी कि इसमें जो अब आप एक बार ध्यान, आप एक बार बात करो, वापस मैं एक बार रिवाइज कराता हूं कि पहले क्या हुआ था। ठीक है, सबसे पहले बस में अपने पास स्ट्रक्चर आई थी एंडोडर्म। एंडोडर्म से सबसे पहले अपने बात किया था कि ट्रोफोब्लास्ट और सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट। हमने बोला था कि ट्रोफोब्लास्ट में सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट से क्या बनता है, बीटा एसिड, जो ट्रोफोब्लास्ट थी उससे आपकी जो है ट्रोफोब्लास्ट क्या बनते हैं, आपकी एमनियन, कोरियन और प्लेसेंटा। हम एमनियन और कोरियन की बात करते हैं। हमने क्या बोला था कि एंडोडर्म से यॉर्क सैक डेवलप होती है और उसी दौरान ट्रोफोब्लास्ट से क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलप होता है। उसकी दो लेयर होती हैं, पैराइटल एंड विसरल लेयर। पैराइटल लेयर जो है वो आउटसाइड होती है और ट्रोफोब्लास्ट के पास होती है, और जो लेयर होती है विसरल लेयर वो आपकी कहाँ होती है, यॉर्क सैक के पास होती है। जैसे जैसे फ्रूट बढ़ता जाता है तो जो विसरल लेयर है वो आपकी जाकर के अटैच हो जाती है किससे, यॉर्क सैक से, और वो क्या बनाती है आपकी, वो बनाती है आपकी एमनियन। और जो आउटर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट वो किससे अटैच हो जाती है, पैराइटल लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, वो करवाती है आपकी कोरियन। हमने क्या बोला, ट्रोफोब्लास्ट से 3 चीजें बनती, कौन कौन सी, एमनियन बन गया, कोरियन बन गया। अब बात करते हैं अपन थर्ड की, प्लेसेंटा के डेवलपमेंट की। ठीक है, उसके बाद जो है जैसे जैसे फर्दर जो है डेवलपमेंट होता है तो ये इस प्रकार से डेवलप हो जाती है। उसके बाद जैसे ही जो है आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है, जो आपकी जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है, जैसे जैसे उसमें खिंचाव बढ़ता है, तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है जिसको अपने क्या बोला, सिंस साइटोट्रोफोब्लास्ट, वो खिंचाव के कारण अपने अंदर एक स्पेस बना लेती है जिसे अपन नाम दिया था क्या, ल्यूकेनाई। ठीक है, सिंस साइटोट्रोफोब्लास्ट से क्या बने, ल्यूकेनाई, और ल्यूकेनाई के बीच में कुछ स्थान जो है अपने खाली आपके स्पेस रह गई, उन स्पेसों को नाम दिया ट्यूबरकुलाई। ठीक है, ये दोनों स्पेस कहां से बनी आपकी, सिंस साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब साइटोट्रोफोब्लास्ट का उन ट्यूबरकुलाई स्पेस के बीच में ग्रो करना क्या कहलाया आपका, प्राइमरी बिलाई। कब बने थे आपके, 13 डेज पे। उसके बाद जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होते से आगे हुआ, तो उन जो सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट की जो ल्यूकेनाई थे वो आगे जाकर के इन्वेड हुए कहां पर, एंडोमेट्रियम के अंदर। और एंडोमेट्रियम के अंदर इन्वेड हुए तो उन्होंने जाकर क्या किया, एंडोमेट्रियम की जो ब्लड सप्लाई थी, कौन सी, स्पाइरल आर्टरी, वहां से उनको रैप्चर कर दिया। और रैप्चर करने के बाद उनका ब्लड कहां आगे इकट्ठा हो गया, ल्यूकेनाई के अंदर। इसी ल्यूकेनाई को अपन ने क्या नाम दिया, इंटरविलस स्पेस, जिसमें किसका ब्लड होता है, मैटरनल ब्लड होता है। ठीक है, उसके बाद जो है प्राइमरी बिलाई बन गई अपनी, और आईवीएस बन गया या अपना ल्यूकेनाई बन गई। ठीक है, अब इन प्राइमरी बिलाई के अंदर जो है ईएम का वापस ग्रो कर जाती है, और वहां पर जो है वापस इनके जो प्राइमरी बिलाई के सेंटर में ग्रो कर जाती है, जिसको अपन ने क्या नाम दिया, सेकेंडरी बिलाई। वो कब बनते हैं आपके, 16 डेज पे। ठीक है, 16वें दिन आपके सेकेंडरी बिलाई बन जाती है। उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहता है। अब जैसे ही सेकेंडरी बिलाई बन जाते हैं तो उसके ठीक 5 दिन बाद जो है ईएम की जो लेयर है, ये ईएम जो है वापस इसमें ब्लड वेसल्स बना लेती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स की जरूरत पड़ेगी। इसको बोलते हैं फीटल ब्लड वेसल्स, जो भी होती हैं फीटल कैपिलरी, फीटल ब्लड वेसल्स होती हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। हमने उस फॉर्मेशन को बोला क्या, टर्सरी बिलाई। और टर्सरी बिलाई आपके कब बनते हैं, आपके टर्सरी बिलाई आपके जो है 21 दिन जाकर के, 21वें दिन जाकर के बनते हैं आपके टर्सरी बिलाई। ओके, यहां तक आपका डेवलपमेंट हुआ, प्लेसेंटा डेवलपमेंट कंप्लीट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने वो तो बताया नहीं जो हमने अब तक डी सी दत्ता की बुक में पढ़ी थी, वो स्ट्रक्चर बताए तो मैं कैसे है। मैं इसी डायग्राम को अगर मैं इस प्रकार से घुमा के लिखूं तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से शो होगा मेरे को।
और ये डायग्राम डीसी दत्ता में भली भांति दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। ये है आपका फीटल कैपिलरी, या मैं बोलूं कि टर्सरी विलाई, ठीक है। ये है आपका आईवीएस या ल्यूकेनाई, जहां किसका ब्लड भरा होता है, मैटरनल ब्लड, और ये आपका फीटल कैपिलरी। आगे बात समझ में, ठीक है। अब इसके बाद ये चीज ध्यान रखना, कभी भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, कंप्लीट प्रेगनेंसी के दौरान फीटस और मैटरनल ब्लड मिक्स नहीं होता है। देख लो क्या मिक्स हो रहा है, ब्लड में नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो टर्सरी विलाई है और ल्यूकेनाई के बीच में ये जो लाइन है, इसको अपन ने बोला प्लेसेंटल बैरियर। क्या बोला, प्लेसेंटल बैरियर। प्लेसेंटल बैरियर 5 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। जो प्लेसेंटल बैरियर जो है 5 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, इसका काम होता है कि जो भी कंटेंट्स यूजेबल हैं उनको ही आके बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फीटल कैपिलरी में डालता है, वहां से जो बेस्ट प्रोडक्ट है उनको कहाँ डालता है, मैटरनल ब्लड में। देखो कौन कौन से होते हैं इसके प्लेसेंटल बैरियर में, देखो एक बात, ठीक है। प्लेसेंटल बैरियर में अगर मैं बात करूं तो पहले सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, सेकंड साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद है आपके जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एंड उसके बाद फीटल कैपिलरी। या मैं बात करूं कि ब्लड कहां पे है, ब्लड यहां किसका ब्लड है, यानी कि मैं बता देता हूं कि इस प्रकार से होता है ये। देखो जैसे मान लो कि ये ब्लड, ये है आपका इंटरब्लस स्पेस और ये है आपकी फीटल कैपिलरी, ठीक है। ये फीटल कैपिलरी, ये आपका इंटरब्लस स्पेस। इसके बीच में ये जो स्ट्रक्चर है ये 5 लेयर से बनी होती है। 5 लेयरों के नाम क्या है, सबसे पहला सिनसाइटो, साइटोट्रोफोब्लास्ट, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, फीटल कैपिलरी। यानी कि मैटरनल ब्लड कहाँ है, यहाँ, और यहाँ से फिर कहाँ जाता है, ये इसमें। लेकिन ये नहीं जाता, केवल इसके जो न्यूट्रिटिव है, जो न्यूट्रिशन या ग्लूकोज हुआ आपका, जो भी यूजेबल प्रोडक्ट है वो ही इसमें फीटल कैपिलरी डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्वेश्चन पूछ लिया, हर बार पूछा है क्वेश्चन कि कौन सी प्रोसेस के दौरान या कौन सी प्रोसेस के द्वारा जो है न्यूट्रिशन का मैटरनल ब्लड से फीटल ब्लड में जाते हैं, और अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। ये है आपका प्लेसेंटा का डेवलपमेंट। ओके, यहां तक अपना क्लियर होता है प्लेसेंटा डेवलपमेंट। इसके बाद अपन बात करते हैं जो है प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर के बारे में, कि ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस प्रकार से बनी होती है, कौन कौन सी प्लेट होती है, कौन कौन सी सरफेस होती है, या कैसे होती है, ठीक है। अपन बात करते हैं प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर के बारे में। अगर अपन बात करें तो ये है आपकी प्लेसेंटा स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। मैंने बताया था इसका ओरिजिन 2 साइड से हुआ था, कौन सा, एक तो फीटस एंड सेकंड मैटरनल, ठीक है। फीटस को अपन ने नाम दिया था कोरियोनिक फ्रेंडोसम, कोरियोनिक फ्रेंडोसम, एंड इसको अपन नाम दिया था डेसिडुआ वेजालिस, ठीक है। ओके, ये जो है आपका फीटस साइड वो आपकी स्मूथ होती है और ये आपकी रफ होती है, ठीक है। ओके, स्मूथ होती है, रफ होती है। इसको रफ होने का कारण क्या है, क्योंकि इसको अटैच होना है एंडोमेट्रियम से, क्योंकि मेटल सरफेस ही है जो किस साइड अटैच होती है, एंडोमेट्रियम से। और फीटस सरफेस पे क्या अटैच होता है, अम्लाइकल कोड, ठीक है, सेंटर पार्ट पे। और ये जो
ये कहाँ अटैच होती है आपकी एंडोमेट्रियम में। अगर मैं बात करूं फंक्शनल यूनिट या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा, तो वो है आपके कॉटिलेडॉन। यानी कि जो प्लेसेंटा इस प्रकार से है, इसके ऊपर इस प्रकार से जो है कॉटिलेडॉन पाए जाते हैं, जो संख्या में 15 से 20 होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कितने कॉटिलेडॉन प्रेजेंट होते हैं, कितने होते हैं, 15 से 20 होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक विस्कस, एक जेली टाइप का स्ट्रक्चर, जेली टाइप का फ्रूट प्रेजेंट होता है, इसको अपन नाम देते हैं वाटसन जेली। क्या? वाटसन जेली। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था कि बार कि इसमें कौन सी जेली प्रेजेंट होती है, या इसमें कौन सी जो विस्कस लाइक फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है, उसको अपन ने क्या नाम दिया? वाटसन जेली। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद में बात करता हूं, इसकी दो प्लेट होती हैं, एक प्लेट होती है मेटल और एक होती है फिटल प्लेट। देखो कैसे, देखो मैं अगर बात करूं तो मैं इस प्रकार से कोई स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखो इस प्रकार से, ठीक, ये आपका फिटल साइड है, स्मूथ है देख लो, और ये आपका रफ साइड है। इसको ऊपर ने क्या साइड दिया? मैटरनल साइड। ठीक है, ये आपका फीटल साइड। ओके, ठीक है, मैटरनल साइड है आपका, ये आपका फीटल साइड। उसके बाद अपन बात करते हैं, जो मैटरनल साइड है इसके अंदर जो है 5 प्लेट प्रेजेंट होती हैं या 5 लेयर प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से ज़्यादा आपको डिस्क्रिप्ट में नहीं जाना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, मैटरनल साइड में सेकंड जो लेयर होती है प्लेट में, उसका नाम है नोटिबुच लेयर। नोटिबुच लेयर कौन सी होती है? नोटिबुच लेयर। इस नोटिबुच लेयर का बहुत अच्छा रोल है और इंपॉर्टेंट रोल है। ये नोटिबुच लेयर किस साइड होती है? मैटरनल साइड में होती है, और इसका काम होता है कि इस प्लेसेंटा को ज्यादा डीपली इन्वेड नहीं होने दे। ठीक है, यह प्लेसेंटा को ज्यादा डीपली इन्वेड नहीं होने देती है, क्योंकि अगर डीपली इन्वेड हो जाती है तो ये मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम में इन्वेड हो जाती है, उससे इसको प्रिवेंट करती है नोटिबुच लेयर। इसकी एब्नॉर्मलिटी आएंगी, प्लेसेंटा अक्रीटा, प्लेसेंटा परक्रीटा, जो भी है, जहां से मायोमेट्री में इन्वेड हो जाती है प्लेसेंटा, तो उस कंडीशन में ये लेयर एब्सेंस होती है, क्योंकि इसका काम ही क्या था? इस प्लेसेंटा को ज्यादा डीपली इन्वेड नहीं हो सके, उसको प्रिवेंट करने के लिए लेयर प्रेजेंट होती है, नोटिबुच लेयर, जो इसको प्रिवेंट करती है कि ज्यादा डीपली इन्वेड नहीं हो। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं प्लेसेंटा एट टर्म। ठीक है, कि प्लेसेंटा एट टर्म पे होती है, उसके क्या वेट होता है, क्या साइज होता है, क्या थिकनेस होती है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा एट टर्म। ओके, प्लेसेंटा एट टर्म। सबसे पहले अपन बात करते हैं शेप के बारे में। ठीक है, यानी कि इसकी जो शेप है वो कैसी होती है, वो शेप के बारे में देखो। सबसे पहले मैं बात करता हूं शेप के बारे में, तो सर्कुलर शेप होती है। ओके, शेप, पहले पॉइंट क्या है अपना? शेप कैसी हुई? सर्कुलर। दूसरा, थिकनेस कितनी होती है इसकी? इसकी जो थिकनेस है वो है आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो इसका डायमीटर है वो है आपका, डायमीटर जो बात करें अपन डायमीटर के बारे में कि कितना है, वो है आपका 15 से 20 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है अपना वेट क्या होता है, तो वेट है इसका 500 ग्राम या 500 ग्राम। ठीक है, और 0.5 kg। अब सुनो बात, जब प्लेसेंटा एंड फीटस
इसका रेशियो देखो, जब वो डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम पे तो प्लेसेंटा का रेशियो ज्यादा होता है बजाय फीटस के। ठीक है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है तो 17 वीक, या मैं बात करूं 4 मंथ, 17 वीक या 4 मंथ में इन दोनों का जो रेशियो है वो आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाता है, रेशियो बिल्कुल इक्वल हो जाता है। आई बात समझ में? अब यहां से 4 मंथ के बाद अपन बात करूं तो यहां से आगे जाकर के इनका रेशियो क्या होता है, प्लेसेंटा का रेशियो कम होता चला जाता है और फीटस का बढ़ता चला जाता है। जिसकी वैल्यू है आपकी, प्लेसेंटा का होता है 1, इसका होता है 6, 1:6। ये इसका प्लेसेंटल रेशियो है। पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपको बताऊंगा, आपको जूसी क्वेश्चन होते हैं जो बताऊंगा। एक क्वेश्चन है, अगर मैं पूछ लेता हूं प्लेसेंटा वेट एट टर्म, और मैं लिख देता हूं कोष्टक में अकॉर्डिंग टू बेबी, और वहां पर आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं 500 ग्राम, 1/4 ऑफ बेबी बॉडी वेट, 1/6 बॉडी वेट, या फिर 900 ग्राम। तो आपको पहले क्वेश्चन को समझो, प्लेसेंटा पूछ रहा है, वो बोल रखा है कि अकॉर्डिंग टू बेबी के बॉडी वेट के अनुसार, तब आप भी आपको 1:6 जो आपका बताया था मैं रेशियो, यही आंसर राइट होगा, चाहे भले इसमें 500 ग्राम वेट दे रखा हो। अगर वो इसमें ना दे अकॉर्डिंग टू बेबी वेट, तब भी इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं आपके, देख लो 500 ग्राम भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, तब भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी, 1:6 को, 1:6 को, क्योंकि अपना जो है रेशियो एक्यूरेसी यही कहती है कि आपकी एक्यूरेसी 1:6 शो कर रही है। ये 500 ग्राम जो है लगभग होता है, इसका एग्जैक्ट नहीं है कि 500 ग्राम ही होगा, ये लगभग है। ये यहाँ पर ये डाटा है, ये एक्यूरेट डाटा नहीं है, ये जो है आपके अनुमानित डाटा होते हैं, लेकिन ये डाटा आपका डाटा बेसिक डाटा है कि जितना जो है नॉर्मल जो है बेबी का जो फीटस का वेट होगा और प्लेसेंटा का वेट होगा वो इस प्रकार से इक्वल रहेगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने बताया था 500 तो 500 ग्राम को टिक करके आ जाओ, नहीं, क्वेश्चन पूरे पढ़ना है, चारों ऑप्शन देखने हैं, और चारों ऑप्शन में अगर आपका रेशियो वाला दे रखा है तो आपका रेशियो वाला ही राइट आंसर होगा। ये है आपका प्लेसेंटा एट टर्म, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट पढ़ा। आज की क्लास में अपन ने क्या देखा, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट देखा, उसके बाद अपन ने क्या देखा, प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर देखी, प्लेट कौन सी होती है, कौन सी लेयर होती है, कौन सी जो प्रिवेंट करती है। उसके बाद अपन ने क्या देखा, प्लेसेंटा एट टर्म पे क्या होता है, ठीक है, सर्कुलर शेप में होता है, डायमीटर क्या होता है, इसमें वेट कितना होता है, इसमें क्या होता है, इसका अनुपात कितना होता है फीटस और प्लेसेंटा वेट के अनुसार, ठीक है। और जितना आपको कंटेंट दिया गया है वो सफिशिएंट है। प्लेसेंटा क्वेश्चन यहाँ से और कहीं भी नहीं जाएगा। आपका क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछ सकता है, आपको घुमा करके पूछ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आपके पास जो थ्योरी है उसको रिकॉल करना है, उसके बाद आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। और जो टॉपिक आपको जैसे जैसे टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनको साथ साथ पढ़ करके उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें एक बार, जिससे आपकी कुछ, क्योंकि कुछ थ्योरियां जो हैं आपको क्वेश्चन से भी कंप्लीट होती चली जाती हैं, ठीक है। तो जिससे जैसे आपको आज टॉपिक पढ़ाया अपने प्लेसेंटा, तो इसके क्वेश्चन निकालो आज, उनके क्वेश्चन निकालने के बाद आपको कोई भी डाउट रहेगा तो फिर आपको कि हाँ ये टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहा है या फिर डाउट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, जिससे आपके और भी फ्रेंड इसको देख सकें और उनसे नॉलेज पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर टेक अ क्लास।